एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मेरे वी मास्टर में, जिसमें हम लेके आते हैं वर्ल्ड अफेयर्स और डिफेंस के दिन भर की टॉप खबरें। चलिए जान लेते हैं। हम अपना वेयर हाउस शिफ्ट कर रहे हैं, तो कुछ टी शर्ट्स हमने डिस्काउंट में निकाली हुई है 200 प्लस शिपिंग पे। आपके सामने उसकी तस्वीरें हैं। जो भी इच्छुक कस्टमर हैं हमारे, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं। आपको ये टी शर्ट डिलीवर कर दी जाएंगी एज सुन एज पॉसिबल। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो 57,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट से रिलेटेड ये निकल कर आ रही है। आपने फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल का नाम तो जरूर सुना होगा, कई बार 2-3 साल 4 साल से हम लोग सुनते ही चले आ रहे हैं। अभी तक इसके लिए कोई पार्टनर फाइनल नहीं किया गया है, पर इसमें मोस्ट प्रॉब्ली यही होगा कि ओईएम को भारतीय पार्टनर के साथ जॉइंट वेंचर बनाना पड़ेगा और भारत के लिए आर्मर्ड व्हीकल या आप कह सकते हैं टैंक, ये सब डेवलप करना पड़ेगा। और इसका उद्देश्य यह है कि 2030 के बाद जो कुछ 1700 T-72 टैंक हैं उनको रिप्लेस करना है और 1800 की संख्या में ये फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल इंडक्ट करना है। इसके लिए अब इंडियन आर्मी कमर कस रही है और जल्द ही इसके लिए आरएफपी जारी कर दी जाएगी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी कर दिया जाएगा। मतलब उन कंपनियों जो कि अपने प्रोडक्ट हमारे सामने रखना चाहते हैं, उन कंपनियों को बुलाया जाएगा कि भाई आप अपना टेंडरिंग में पार्ट ले सकते हैं। और देखेंगे फिर कौन कौन सी कंपनियां निकल कर आती है। पर भारत का जो उद्देश्य है अपने टैंक की फ्लीट को चेंज करना और नए हथियार या नए टैंक इंडक्ट करना, जिसमें कि एआई इंटीग्रेशन के साथ वो हो और एंटी ड्रोन सिस्टम के साथ हो, वो अब स्टार्ट करने ही वाली है भारतीय आर्मी। हमने ये देखा है कि रशिया यूक्रेन युद्ध में जब शुरुआत में रशियन टैंक पीटे गए थे यूक्रेन की तरफ से, तो भारतीय जानकारों और जो भारतीय मिलिट्री प्लानर्स हैं उनके मन में भी ये सवाल आया था कि ये क्या जो टैंक है वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, क्या अब वो आगे की वॉर में काम नहीं आएगी। पर उनका जो आकलन था वो अब ये निकल कर आ रहा है कि उस समय रशिया का प्रॉपर बैकअप नहीं था और एंटी ड्रोन सिस्टम इसमें नहीं था, इस कारण से ये कहीं पीछे पड़ गए। पर अब ये देखने को मिल रहा है कि ये काम आ रहे हैं और आगे भी काम आते रहेंगे। ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही चीजों में जो मेन बैटल टैंक है वो काम आते ही आते हैं। वही हम हल्के टैंक को भी देख रहे हैं कि भारत हल्का टैंक डेवलप कर रहा है और लगभग डेवलप कर ही चुका है। अगले साल इसका प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और इसी साल 1-2 महीने में इसका ट्रायल भी स्टार्ट होने वाला है। तो टैंक कोई भी ऑब्सोलीट नहीं होने वाले हैं। टैंक की तरफ भारत देख रहा है, एआई पावर टैंक और अत्याधुनिक टैंक की तरफ भारत देख रहा है। अब एक ऐसी खबर की बात कर लेते हैं जिसमें हमारी बहुचर्चित एक ग्रुप है, टाटा ग्रुप, वो सम्मिलित है और एलोन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स सम्मिलित है। असल में टाटा के द्वारा बेंगलुरु में एक फैसिलिटी बनाई गई है जिसमें कि सैटेलाइट बनाई जा सकती है और अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट बनाई जा सकती है। और इसकी जो पहली सैटेलाइट है वो अप्रैल 2024 में अब लॉन्च करी जाएगी स्पेसएक्स के द्वारा। इसका जो शिपमेंट है वो यूएस की तरफ भेजा भी जा रहा है और वहीं पर इसका इंटीग्रेशन करके इसको लॉन्च किया जाएगा। इसकी खास बात यह है कि भारतीय मिलिट्री के लिए ये बहुत ही अच्छा एक प्रोजेक्ट है और बहुत ही अच्छा सैटेलाइट साबित होने वाला है। इसका जो ग्राउंड कंट्रोल है वो भारत के अंदर बेंगलुरु में सेटअप किया गया है, जहां से इसरो और हम थर्ड पार्टी को भी इसकी जानकारी दे सकते हैं और जितने हमारे मित्र राष्ट्र हैं उनको भी इसकी जानकारी, इससे जो प्राप्त इमेजेस हैं वो दी जा सकती हैं। भारत के सामने इससे पहले प्रॉब्लम ये थी कि किसी भी जगह की अगर इमेज हमें लेनी होती है तो हम अमेरिका पे डिपेंडेंट रहते थे या उस जैसे देशों पे डिपेंडेंट रहते थे। उनको एग्जैक्ट समय और एग्जैक्ट कोऑर्डिनेट बताना पड़ता था, तब वो जाके इमेज को निकालते थे और हमें देते थे। जैसे कि उनको भी ये पता चल जाता था कि हम कहाँ की जगह देखना चाहते हैं और हम उसका क्या करना चाहते हैं। अभी भारतीय जो मिलिट्री के लिए कुछ सैटेलाइटें लॉन्च करी गई है इसरो के द्वारा, पर वो काफी नहीं थी। प्राइवेट सेक्टर को भी इसके लिए सामने आना था और अब टाटा इसके सिरे सामने आ चुका है। टाटा की कैपेबिलिटी में आपको बताऊं तो एक साल में 25 प्रकार के सैटेलाइट वो बना सकते हैं और बनाएंगे तो लॉन्च भी करेंगे। वो प्राइवेट पार्टनर्स के लिए भी बनाने वाले हैं और भारत सरकार के लिए भी बनाने वाले हैं, इसरो के लिए भी बनाने वाले हैं और न्यू स्पेस जो पीएसयू है उसके लिए भी बनाने वाले, जो कि स्पेस सेक्टर की पीएसयू है। तो जो विश्व के पूरे स्पेस व्यापार का भारत 1 या 2% अभी तक था, आगे आने वाले समय में हम देखेंगे कि 5 से 10% तक प्लेयर बन गया है। और वहीं हम रशिया को तो ऑलरेडी परास्त कर चुके हैं, पीछे कर चुके हैं, क्योंकि रशिया से ज्यादा सैटेलाइटें अब भारत लॉन्च करना स्टार्ट कर दिया है पर ईयर। तो इस तरह हम बड़े बड़े देशों को भी पीछे कर सकेंगे और चीन को भी पीछे कर सकेंगे, जिसका नाम दूसरे स्थान पर आता है। अमेरिका को भी पीछे करने का हम माता रखते हैं। अच्छी अच्छी खबरों की बात ही चल रही है तो निर्भय मिसाइल, जिसका कि एक वेरिएंट था इंडियन क्रूज मिसाइल, जो कि सी से भी लॉन्च किया सके, जो कि
समंदर से भी लॉन्च किया जा सके, जो लैंड से भी लॉन्च किया जा सके, जो कि एक सबसोनिक मिसाइल होने वाला था। और निर्भय का ही इसको नाम बदला गया हुआ है। निर्भय में पहले हम लोग रशियन इंजन का इस्तेमाल कर रहे थे, पर इसको चेंज किया गया। जब नाम चेंज किया गया तो इसमें इंडिजिनस इंजन की बात की जाने लगी, मानिक इंजन की बात की जाने लगी। और जब इस मानिक इंजन को टेस्ट कर लिया गया है तो अब इसका इंटीग्रेशन इस सबसोनिक मिसाइल के साथ लग के अब डीआरडीओ की फैसिलिटी में आने लगा। और ये पहली बार है कि हम भारतीय इंजन के साथ इस मिसाइल का टेस्ट देखेंगे। पिछली बार ये मिसाइल जब रशियन इंजन के साथ लगकर आया हुआ था तब ये कुछ 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ था। अब ये प्रयास किया जाएगा कि 500 किलोमीटर की मारक क्षमता इससे प्राप्त की जाए। एक्चुअल में 1000 से 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता इससे प्राप्त करनी है, वो धीरे धीरे आगे टेस्ट में पता चलेगा। पर मानिक इंजन जो कि हमारी इस मिसाइल को पावर देने वाला है, propulsion सिस्टम है उसका, वो बिल्कुल तैयार हो चुका है और ये हमारे लिए बहुत गर्व और खुशी की बात है। इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में जरूर कांग्रेचुलेशन लिखिएगा डीआरडीओ को और जिसने मानिक इंजन का प्रोडक्शन लिमिटेड प्रोडक्शन किया है उस कंपनी को। बात कर लेते हैं चीन और भूटान की। आपको पता है कि चीन और भूटान जो अपना सीमा विवाद है उसको सुलझाने के कगार पर है या सुलझाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसमें भूटान भी अब ज्यादा इच्छुक दिखाई दे रहा है। पहले भूटान भारत की बात मानता था और चीन के साथ कोई भी सीमा विवाद में भारत को जरूर इन्वॉल्व करता था, पर अब वो थोड़ा सा बड़ा होने लगा है। भारत को कम से कम इन्वॉल्व किया जाता है। हालांकि भूटान अभी भी भारत का अच्छा मित्र देश है, पर चीन के साथ वो अपने सीमा विवाद को इसलिए सॉल्व करना चाहते हैं ताकि शांति बनी रहे उनके वहां और आए दिन चीन घुस ना जाए उनके यहाँ। पर जहां चीन के साथ उनकी बातचीत चल रही है वहीं चीन ने फिर भूटान के अंदर सीमावर्ती इलाके में और भूटानी क्षेत्र में लगभग 3 गांव और बसा दिए हैं और इसमें लोगों को भेजने की तैयारियां भी चल रही हैं। ये चीन की तरफ से कहा गया था कि गरीबी उन्मूलन प्रोग्राम के तहत ये घर बना बना के अपने लोगों को दे रहे, पर ये भूटान की सीमा में घर बना के देने लगे हैं। असल में गरीबी उन्मूलन का कोई मतलब नहीं है। ये जो गांव है ये चीन की तरफ से भारत की तरफ में भी प्रयास किए गए हैं और भूटान के अंदर तो बना ही दिए गए हैं। ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि यहाँ पर 2 पर्पज उनका सॉल्व हो जाए, उनको सिविलियन रखने का और इस क्षेत्र को अपना कहने का मौका भी मिल जाए। साथ ही साथ वो मिलिट्री के कुछ लोग भी यहाँ पर रखते हैं और उन्हीं के परिवारों को यहाँ पर बसाते हैं, जैसे कि कभी कभी जब अगर कोई सामने वाला देश अंदर घुसने का प्रयास करे तो इसकी त्वरित जानकारी चीन के हाईकमान तक पहुंचे और सेना का डिप्लॉयमेंट किया जाए या उस पर नजर बनाया जाए। तो इसीलिए ये डुअल पर्पस गांव बसाए जाते हैं और ये भूटान के अंदर बसाए जा रहे हैं। और ऐसे समय में जब भूटान के साथ सीमा विवाद सॉल्व करने की बात चीन की चल रही है, एक तरह से भूटान पर और ज्यादा दबाव बनाया जा रहा है कि भाई तुम क्या कर लोगे, हम धीरे धीरे अंदर घुसते ही जाएंगे, जो हम कह रहे हैं वो चुपचाप कर दो, जो सीमा हम चाहते हैं वो बना लो, हो सकता है बाद में तुमको छोड़ दिया जाए। पर छोड़ा उनको नहीं जाएगा। तिब्बत की एक फिंगर भूटान भी है। बात कर लेते हैं म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की, जो कि ग्रीस की एक प्रोजेक्ट में भाग लेने जा रही है। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड भारत की एक कंपनी है जो कि पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहलाती थी। इसके द्वारा ग्रीस में इस्तेमाल होने वाले RM-70 एक मल्टीपल रॉकेट सिस्टम है, मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम है, जैसे कि हमारा पिनाका है। तो पिनाका के तर्ज में म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड ने कहा है कि हम इसको अपग्रेड कर देंगे। अब पिनाका के तो कई वेरिएंट है। पिनाका का तो एक ऐसा वेरिएंट है जो कि 122 mm का है और 40 किलोमीटर मारक क्षमता रखता है। साथ ही साथ एक ऐसा वेरिएंट भी है जो कि 214 mm का है और कुछ 70-75 किलोमीटर की मारक क्षमता रखता है। ये क्लियर नहीं किया गया कि किस चीज में इसको अपग्रेड किया जाएगा, पर ग्रीस की प्रोजेक्ट में भाग लेने जा रहा है, अपना प्रपोजल दिया गया। कई लोगों का ये मानना है कि ग्रीस का जो ये सिस्टम है उसकी जो मारक क्षमता है वो 20 किलोमीटर की है और 122 mm का ये रॉकेट है। तो 122 mm की जो क्षमता है उसको 40 किलोमीटर तक का करने का म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड का हो सकता है प्लान हो, इसलिए उनको ये प्रपोजल दिया गया। अभी प्रपोजल क्लियर नहीं हुआ है, पर भारत जरूर प्रयास कर रहा है इस तरह के एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने का, जो कि उन देशों से प्राप्त होगा जिनको कि प्राइमरी देश हैं इग्नोर कर देते हैं और अपने हथियार बेचना या महंगे दामों पे बेचते हैं। भारत उनको टैप करने का प्रयास कर रहा है और ये बहुत अच्छा है भारत के लिए। आपका इसको क्या कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपको एक बड़ा सुझाव देंगे, इस वीडियो संबंधित सवाल सुझाव हो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उसे भी कर लीजिए, क्योंकि हम इस प्रकार की वीडियो लाते रहते हैं। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।